नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर। हमारी ऑलरेडी चल रही है जो बुक मृत्युंजय शर्मा बाय मृत्युंजय शर्मा की सारी डिटेल्ड स्टडी बिहार के ऊपर, वो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें मेरा अपना निजी विचार कोई भी नहीं होगा, ये सब मृत्युंजय शर्मा की लिखी हुई फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो मैं आपके सामने पेश करूँ। तो आज का जो एपिसोड रहेगा वो यही रहेगा कि मंडल और कमंडल, जो एक समय की दो राजनीतिक पार्टीज थी, मूवमेंट्स थी, उनके बीच में एक दूसरे को उन्होंने कैसे फेस किया, उनके बीच में क्या मतभेद रहे, क्या प्रॉब्लम्स रही उन सभी की। तो वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें ये रही कि दो बड़ी मूवमेंट्स के बीच में आमने सामने एक दूसरे के अगेंस्ट क्या इश्यूज रहे। आज़ाद पथ पॉलिटिकल मूवमेंट एक बहुत बड़ी थी उस समय की, जिसे बाद में मंडल कहा गया, और मंडल और कमंडल की लड़ाई में आपसी मतभेद। मंडल का मतलब है मंडल कमीशन, और कमंडल हमेशा साधुज के ओरिएंटेड रहा। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा, बाबरी मस्जिद की कैंपेन राम मंदिर के अगेंस्ट, ये सारा कुछ कैसे हुआ, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें चलना पड़ेगा सितंबर 2015 में, जब मोहन भगवत जो हेड ऑफ आरएसएस रहे, उन्होंने अपनी इंटरव्यू में कहा कि कास्ट बेस्ड जो रिजर्वेशंस हैं ये एक डिबेट का मुद्दा है। नॉर्मली कोई भी इंसान शायद ये बात कहे तो इसका ज़्यादा डिफरेंस ना हो, लेकिन जब आप लीडर हैं, जब आप एक पॉलिटिशियन हैं, तो आप ऐसी बातें करते हैं तो आपकी बयानबाजी का सीधा सीधा जो इम्पैक्ट है वो आपके वोट बैंक पे पड़ता है। अगर आप एक बंदे को खुश करने की कोशिश करते हैं तो दूसरी साइड का जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं वो नाराज हो जाता है। तो आप एक साइड की तो वोट्स बढ़ा लेते हैं, लेकिन दूसरी साइड जो है वो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मोहन भगवत ने एक मिस्टेक की यहाँ पर, और ये वाली स्टेटमेंट दे करके सारा इशू जो है वो सारे का सारा चला गया रिजर्वेशन ऑफ कास्ट सिस्टम पे। तो बाकी पार्टियों को इसमें मौका मिल गया, क्योंकि पॉलिटिक्स जो बिहार की है वो सारी की सारी कास्ट सिस्टम में डिवाइडेड है। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं वहाँ पर कास्ट सिस्टम के, इसलिए पॉलिटिकल लीडर्स को शायद बोलने से पहले सोचना चाहिए। ये मृत्युंजय शर्मा ने लिखा है। तो जो उस समय चुनाव का रिजल्ट था, नतीजा था, वो 8 नवंबर 2015 को आया। बीजेपी को मात्र 53 सीट्स मिलती हैं आउट ऑफ 240 सीट्स। सबसे पहले हम देखते हैं जनवरी 1, 1989 में बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। मंडल कमीशन का नाम एक्चुअली उनके नाम पर रखा गया। मंडल कमीशन की जो डिटेल्स थी, ये सारा जो चिट्ठा लिखा गया, जो मंडल कमीशन के बारे में लिखा गया, सारे उसकी लीगल राइटिंग्स हुई, ये लिखा गया दिसंबर 31, 1980। उस समय ये रिपोर्ट बनी मंडल कमीशन की, उन्होंने ये पब्लिश की। उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि जो कास्ट हैं, मतलब जो अपर कास्ट हैं या लोअर कास्ट हैं, आपस में जिनका मतभेद है, स्पेशली जॉब्स के बेसिस पर है, ये सारा मतभेद बैकवर्डनेस की वजह से है, कि जो ये कास्ट हैं, ये जातिवाद उनकी बैकवर्डनेस की वजह से है। ये स्टेट किया गया मंडल कमीशन की रिपोर्ट में। अब बैकवर्ड क्लासेस भी थी, लेकिन अपर क्लासेस भी थी। अपर कास्ट जो थी, स्वर्ण जाति जिनको बोला जाता है, उनके हिंदू वर्जन के हिसाब से ब्राह्मण्स होते हैं, फिर आते हैं क्षत्रियस जिनको वॉरियर्स बोला जाता है, फिर उनके नीचे आते हैं शेड्यूल्ड कास्ट। तो बैकवर्ड क्लासेस को कैसे सोसाइटी एक्सेप्ट करे, और ब्राह्मण्स को तो रिलीजियस धार्मिक लीडर्स बोला गया। ये जातिवाद हजारों साल पहले से चला आ रहा है। आपको बताती चलूं कि फार्मर्स जो हैं, जो किसान हैं, वो भी उस समय बहुत ही गरीब होते थे। तो सारी की सारी जो लैंड ऑलमोस्ट होती थी वो होती थी राजाओं की। फार्मर्स कुछ नहीं करते थे, उनको सिर्फ किंग्स की, राजाओं की जो ज़मीन होती थी उन पर काम करना होता था। तो एक तरह कह सकते हैं कि वो लेबरर्स होते थे उस समय में। तो फार्मर्स या किसानों को भी बैकवर्ड क्लासेस में रखा जाता था तब के समय में। बट धीरे धीरे क्या होता गया कि लैंड की या ज़मीन की कंडीशन इम्प्रूव हुई, पंजाब, हरियाणा, मराठास आए, इनकी कंडीशन इम्प्रूव हुई,
जो मंडल कमीशन है उसने सजेस्ट किया कि 27% मीन 27% जो रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब्स की वो ये वाली क्लासेस को दी जानी चाहिए। इन जातियों पे काम करने की ज़रूरत थी। ये कंसिडर किया गया थर्ड कैटेगरी, इसको तीसरी कैटेगरी बनाया गया। तो ये था कास्ट सिस्टम सारा हिंदू वेदास के हिसाब से। पर उसके बाद क्या होता है, कांग्रेस सेंटर में है, मेन वोट बैंक जो कांग्रेस का है वो दलित्स हैं, मुसलमान हैं और अपर कास्ट हिंदूज हैं। फिर समय आता है वीपी सिंह की सरकार का, दिसंबर 2, 1999। वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं भारत के। हर एक पार्टी और हर एक पॉलिटिशियन अपना वोट बैंक चूज करता है। ये इंडियन पॉलिटिक्स की ग्राउंड रियलिटी है। रियलिटी में ऐसा होना चाहिए कि सभी लोग इकट्ठे काम करें, पर जब रियलिटी में आप देखते हैं तो चीज़ें अलग होती हैं। हर एक पार्टी ज़्यादातर कनेक्टेड होती है किसी रिलीजन से या किसी पर्टिकुलर ग्रुप से, उनका अपना वोट बैंक होता है। वीपी सिंह का भी ऐसा ही वोट बैंक था और यही चीज़ें हैं जो कांग्रेस में इंक्लूडेड थी। उसके बाद बीजेपी है, बीजेपी का वोट बैंक है अपर कास्ट हिंदू फैमिलीज। वीपी सिंह अपना एक वोट बैंक चाहते हैं, उनका टारगेट है बैकवर्ड क्लासेस। 7 अगस्त 1990 में वीपी सिंह अनाउंस करते हैं कि ओबीसी की 27% वोट्स होंगी। बट अब क्या हुआ, एकदम वीपी सिंह आते हैं और ये अनाउंसमेंट पार्लियामेंट में कर देते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि वीपी सिंह की जब सरकार बनी तो उसको सपोर्ट किया बीजेपी ने, और अगर ये मंडल कमीशन रिपोर्ट इम्प्लीमेंट की जाती है, लागू की जाती है, तो पूरे का पूरा इसका जो नुकसान होगा वो बीजेपी को होगा। और अब सरकार बनी है बिकॉज ऑफ बीजेपी। अब क्या होगा, अगर एक पार्टी को इसका फ़ायदा होगा तो दूसरी पार्टी को इसका नुकसान होगा। तो ये केस ज़्यादा क्लियर नहीं था। अब इस रिजर्वेशन की वजह से जनरल सीट्स हैं वो कट डाउन हो गई, जनरल कैटेगरी को सीट्स नहीं मिलेंगी, तो इसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट्स होने लगे। पहला इंसिडेंट होता है सितंबर 1990 में, जब राजीव गोस्वामी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट अपनी ही जान ले लेते हैं एक प्रोटेस्ट में, लेकिन उनको बचा लिया जाता है, हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। 50% उनकी बॉडी जल चुकी थी, उन्होंने अपने आप को आग लगाकर मारने की कोशिश की, लेकिन उनको बचा लिया गया। उसके बाद ये लड़का, क्योंकि वो पॉलिटिकल मूवमेंट में था, उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का। पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहे जो कि इतने किस्मत वाले नहीं रहे कि उनको कोई पॉलिटिकल प्लेस मिले, लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने ऐसी मूवमेंट्स में, ऐसे प्रोटेस्ट में सुसाइड कमिट किया वो 200 से ज़्यादा था। लेकिन मंडल कमीशन की ऑपोजिशन में वो लोग थे जो ये प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे थे, जो कि बीजेपी के लोग थे। पर ये ऑपोजिशन को इतनी सपोर्ट नहीं मिली, इसको साउथ इंडिया में इतना बढ़ावा नहीं मिला। इसका एक रीज़न था, क्योंकि जो अपर कास्ट की परसेंटेज थी वो 10% थी साउथ इंडिया में, जबकि ये 20% थी नॉर्थ इंडिया में। सो ज़्यादा प्रोटेस्ट जो मंडल कमीशन के अगेंस्ट हुए वो नॉर्थ इंडिया में रहे, तो उनको सपोर्ट भी नॉर्थ इंडिया में मिला। साउथ इंडिया में इसको बहुत कम सपोर्ट किया गया। और दूसरा इसका रीज़न ये था कि नॉर्थ इंडिया ज़्यादातर डिपेंड करता है गवर्नमेंट जॉब्स पर, साउथ इंडिया में ज़्यादातर इसका रुझान नहीं था उस समय। नॉर्थ इंडिया में पहला जो उम्मीद की किरण होती है हर एक इंसान की, वो सरकारी नौकरी होती है, जो कि साउथ में ऐसा नहीं था। साउथ में ऑटो सेक्टर ज़्यादा प्रचलित था अगर हम कमाने की बात करें। लालू प्रसाद यादव को सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलता बिहार में, क्योंकि वो खुद एक स्पेसिफिक कास्ट से आते थे, यादव्स की। उनकी ऑटोबायोग्राफी में वो लिखते हैं कि उन्होंने खुद वीपी सिंह, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनको बोला था कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाए, मतलब 27% ऑफ रिजर्वेशन। लेकिन लालू प्रसाद यादव को ये भी पता था कि उनकी जो अपनी पर्सनालिटी है वो एक हंसाने वाले इंसान की है,
वो कुछ भी कह देते हैं, तो वो चीज़ों को इतना सीरियसली भी नहीं लेते। तो लालू प्रसाद यादव की इमेज पर हमेशा डाउट रहता था, उसकी सच्चाई पर, इम्प्लीमेंटेशन पर डाउट रहता था। और दूसरा, वीपी सिंह और लालू प्रसाद यादव आपस में इतने क्लोज नहीं थे। जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बिहार के बनते हैं पहली बार, तो वीपी सिंह की वो पहली चॉइस नहीं रहते, ये हमने पहले एपिसोड में डिस्कस किया है, क्योंकि यूपी और बिहार दो अलग अलग स्टेट्स हैं जहां पर सोसाइटी में कास्ट के बेसिस पर डिवीजन सबसे ज़्यादा है। और जो दंगे हुए वहाँ पे, तो वो ज़्यादातर बिहार में हुए। पर ये वोट बैंक का भी मैटर है। लालू प्रसाद यादव का जो वोट बैंक है वो बैकवर्ड क्लासेस से ही आता है। जितने कि उनको अपर कास्ट से उतनी वोट्स नहीं मिलती जितनी कि उनको लोअर कास्ट से मिलती हैं। फिर वहाँ पर दंगे हुए और दंगों में लालू प्रसाद यादव की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि सप्रेस किया जाए, उनको रोका जाए। एंटी मंडल जो ऑपोजिशन थी उनको बहुत बुरी तरह रोका गया। अपर कास्ट स्टूडेंट्स को डंडों से मारा गया। 12 स्टूडेंट्स की मौत होती है। सारी की सारी सोसाइटी जो इन दंगों में इन्वॉल्व हुई 100 साल तक। और दूसरी तरफ जो लोअर कास्ट थी वो ये कह रही थी कि हमें हज़ारों सालों से टॉर्चर किया गया, हमें भी अपने हक चाहिए। और दूसरी तरफ जो ऊंची कास्ट थी, गोल्डन कास्ट, जिन्हें स्वर्ण कास्ट कहा जाता था, स्वर्ण जाति कहा जाता था, स्पेशली बिहार में, उन्होंने अपना अलग से प्लेटफॉर्म बना दिया जिसे बोला गया राजधारी स्वर्ण मुक्ति मोर्चा। वो अनाउंस करते हैं कि अगर हमें अलग से अपनी स्टेट चाहिए जहां पर यूपी, बिहार और बंगाल इसका पार्ट होंगे और उनमें से सारी स्वर्ण जातियां यहाँ पर रहेंगी और अपर कास्ट के लोग ही यहाँ पर रह पाएंगे। हमें बैकवर्ड क्लासेस का कोई भी बंदा अपनी स्टेट में नहीं चाहिए होगा। तो ये उनका प्रपोजल था। और इनमें से जो वर्स्ट पार्टी प्रूव हुई वो बीजेपी हुई। अब बीजेपी की सिचुएशन इस केस में बुरी रही क्योंकि बीजेपी एक सहायक पार्टी थी। तो बीजेपी वेट एंड वॉच की गेम खेलती रही। उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट किसी भी साइड का नहीं दिया क्योंकि उन्हें पता लगा कि इस बार लालू प्रसाद यादव का टाइम है और वीपी सिंह का टाइम, क्योंकि उन्हें सारा वोट बैंक बड़ा क्लियर लगने लगा जब मंडल कमीशन का शोर मच गया। और फिर बीजेपी एक प्लान के साथ आती है ताकि हिंदू धर्म के सारी लोगों को यूनाइट किया जाए। ये डिफरेंट स्टोरी है। लाल कृष्ण आडवाणी एक कंप्लीटली डिफरेंट इशू लेके आते हैं जिस इशू को बोला गया बाबरी मस्जिद का इशू। वो अपना स्लोगन देते हैं कि हिंदुओं को मत तोड़ो, राम मंदिर को मत छोड़ो। और मंडल कमीशन में वीपी सिंह की गेम ये थी कि सारी बैकवर्ड क्लासेस वो अपनी तरफ रखना चाहते थे और कांग्रेस के साथ बैकवर्ड क्लासेस की वोट थी। और बीजेपी के लोग कहते थे कि बजाय इसके हिंदूज की वोट्स को तोड़ दो, हिंदू कम्युनिटी को इकट्ठा करो, सारी की सारी कम्युनिटी को फायदा होना चाहिए। और फिर लाया गया बहुत ही पुराना इशू बाबरी मस्जिद। हमें पता है कि बाबरी मस्जिद बाबर के टाइम की बनी हुई है। इसको पहले राम मंदिर बोला जाता था। ये लॉर्ड राम का टेम्पल था। उस मंदिर को डिमोलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया और बाद में वहाँ पर मस्जिद बना दी गई। और 1984 में पार्लियामेंट्री वोट्स में बीजेपी ने बहुत बुरी हार खाई और राजीव गांधी का जो रिकॉर्ड था वो जीता। तो ये कब हुआ? और जब सिखों को मारा गया बहुत बुरी तरह से। ये राइट नहीं थे, ये दंगे नहीं थे, ये दो पार्टीज की लड़ाई थी दंगों में। और एक पार्टी इसमें मार रही थी और दूसरी मर रही। इंदिरा गांधी की मौत के बाद ये सब कुछ होता है, पूरी की पूरी वेव चलती है। बीजेपी किसी भी तरह खड़ी नहीं हो पाई कांग्रेस के आगे, तो बीजेपी को बहुत बुरी तरह एक हिट मिला। अब वो बीजेपी वापस आना चाहती है, तो वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं गुजरात से, सोमनाथ मंदिर टू अयोध्या। तो वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं गुजरात से, जो कि बहुत पवित्र और सिंबॉलिक करके पेश की गई हिंदूज के सामने। और ये सारी जर्नी एक रिलीजियस प्लेस से स्टार्ट होती है और सेकंड लार्जेस्ट रिलीजियस प्लेस पर जाएगी। ये सोमनाथ मंदिर से स्टार्ट होती है 25 सितंबर 1990 गुजरात से। और इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। स्पेशल व्हीकल इसके लिए प्रिपेयर करा गया एडवाणीज की तरफ से। एडवाणीज तकरीबन 300 किलोमीटर चले ऑन एवरेज। कम से कम यहाँ पर 6 रैलीज हर एक दिन होती थी।
तो उसमें ज़्यादातर हिंदूज़ की रिस्पेक्ट के बारे में बात होती थी, हिंदू कम्युनिटी की बात होती थी, रिलीजियस प्लेसेस की बात होती थी, और ये भी बात होती थी कि टेम्पल्स को क्यों डिमोलिश किया गया, क्यों ढाया गया। और उन्होंने बात की हिंदूज़ को वापस लाने की। और दूसरी बात ये कि मंडल कमीशन को तोड़ने का एक ब्रह्मास्त्र जो उनके पास, उनको लगा कि है, ये बहुत अजीब समय था इंडिया की हिस्ट्री का। एक साइड पर तो थी मंडल और दूसरी साइड पर थी कमंडल। लालू प्रसाद यादव थे मंडल कमीशन के साथ, अपने वोट बैंक बैकवर्ड क्लासेस के साथ। और एक रैली होती है पटना में, तो बहुत लोग इस समय बैकवर्ड कास्ट से होते हैं। एक्चुअली ये सारा जो पॉलिटिकल सिस्टम सेटअप था बिहार में, ये था ही बेस्ड कास्ट सिस्टम पे। पप्पू यादव एक बहुत फेमस नेम जो इस समय सामने आया। अब बिहार में जब रैलीज ऐसी चल रही हों मंडल कमीशन के अगेंस्ट, तो पप्पू यादव पहुंचते हैं अपने दोस्तों के साथ इन रैलीज में और शूट करते हैं वहाँ पर। एक पुलिस ऑफिसर की डेथ हो जाती है रैली में, और इसके अलावा दूसरा एक बहुत यंग इंसान की डेथ होती है। इस जगह से लाल कृष्ण आडवाणी अनाउंस करते हैं कि वो बिहार में पहुंचेंगे 21 अक्टूबर को। अब दो टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट प्ले करेंगे। एक तरफ तो मंडल सपोर्टर्स थे लालू प्रसाद यादव के, जिनका बहुत स्ट्रांग वोट बैंक था बिहार में, पर दूसरी तरफ थे लाल कृष्ण आडवाणी जो उधर पहुंच रहे थे मंडल कमीशन को चैलेंज करने के लिए। मंडल की फाइट थी कमंडल के अगेंस्ट। पर यहाँ पर लालू प्रसाद यादव एक चीज करते हैं, भारत की पॉलिटिक्स में ये चीज बहुत लंबे समय तक बोली जाएगी। इस समय लालू प्रसाद यादव बहुत फेमस थे। रैली स्टार्ट होती है 20th को, आडवाणी एंटर करते हैं बिहार में, अलग अलग जगह पर वो रुकते हैं 2 दिन के लिए, और 2 दिनों के बाद 23 अक्टूबर को वो अरेस्ट किए जाते हैं समस्तीपुर के गेस्ट हाउस से। उसके बाद वो दुमका लेकर जाए जाते हैं। दुमका में वो गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते हैं। दुमका जिकलचंद में है। और अगले कुछ दिनों में जब लाल कृष्ण आडवाणी की अरेस्ट की बात पूरे इंडिया में फैलती है, हर एक जगह भारत में बॉम्ब प्लांट किए जाते हैं। ये पॉलिटिक्स है, ऐसे ही होती है, क्योंकि लोग बहुत डरे हुए थे इस चीज से। बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स थे एक साइड पर और वीक सपोर्टर्स थे दूसरी साइड पर। 2 लाख से ज्यादा लोग अरेस्ट होते हैं बिहार और यूपी में। 2 लाख से ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा काउंट है ये आज तक का रिकॉर्ड है मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जिनको अरेस्ट किया गया। मतलब सबसे ज्यादा लोग जो अरेस्ट किए गए किसी टाइम में। पुराना रिकॉर्ड जो था वो 1,65,000 लोगों का था अरेस्ट होने का, एमरजेंसी में जिनको किया गया था अरेस्ट। जब इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी लगाई थी तो पुराना रिकॉर्ड ये था, पर न्यू रिकॉर्ड जो बना वो 2 लाख लोगों का बना। राम मंदिर के श्रद्धालु राम मंदिर को वो चाहते थे राम मंदिर बनाया जाए, बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया जाए, उसको ढा दिया जाए। वो हिंदू उच्च जाति के कहते हैं कि हम लोग वहाँ पर जाएंगे, हम अयोध्या में जाएंगे। वहाँ पर पुलिस ने बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स किए कि ऐसा सब कुछ सप्रेस किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होने देना। और जब वो आगे जाते हैं तो पुलिस उन्हें शूट करती है। 28 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है। 28 कार ड्राइवर्स शूटिंग में मारे जाते हैं। ये एंड नहीं है। जो मुलायम सिंह यूपी के मुख्यमंत्री उस समय के थे, उन्होंने इस एक्ट को ऐसे बताया कि देश की शांति बनाए रखने के लिए पुलिस को ऐसा करना पड़ा। आडवाणी जी की अरेस्ट से वीपी सिंह का एक बहुत बुरा दौर शुरू हुआ। बीजेपी की सपोर्ट नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट से बिल्कुल ही हट गई और उससे बीजेपी का फॉल शुरू हुआ। अब बाकी की चीज़ें हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब तक यहीं तक मैंने पढ़ा है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।